हेलो एवरीवन, इट्स फोर्थ लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट और अभी हम इकोलॉजी का पार्ट कर रहे हैं। और जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया है, हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ पर एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स देखे थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें किस तरह के एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं। फाइन, ये जो भी चीज़ें हैं वो अभी तक स्टैटिक चीज़ें चल रही हैं और अपना स्टैटिक जो है बढ़िया स्ट्रॉन्ग करते जाइए। और जहाँ बीच बीच में अपडेट्स होंगे वो वीडियोस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, और साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा कुछ अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 बनाना होगा तो वो भी आपको ज़रूरत के हिसाब से बनता जाएगा। ठीक है, कोर्स में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही प्रॉपर तरीके से कोर्स डिज़ाइन हो रहा है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ हम इसे कवर कर रहे हैं, तो वो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, किसी भी पोर्शन पे जहाँ पे यूपीएससी ने पहले कभी क्वेश्चंस पूछे हैं या भविष्य में आने वाला है जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, जिसमें बार बार यूपीएससी क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है, वो सारे पोर्शंस को बहुत ही बारीकी के साथ आई एम गोइंग टू कवर हियर। अगर आप कहीं पर फेस टू फेस क्लासेस भी इन्वायरमेंट कर आए हैं या फिर कहीं कोई ऑनलाइन क्लासेस देखे हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पर कम से कम 70% चीज़ें अलग मिलने वाली हैं और उनसे बेटर मिलने वाली हैं। बोलने से अच्छा कि हम उस काम को प्रूव करके देखते हैं, और आपका जो एक कॉन्फिडेंस है इस विषय के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेसन नंबर 4, और लेसन नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में जो बात करने वाले हैं ये वो लिंक्स हैं जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ। एक बार स्क्रीन पे देख लो, टेलीग्राम चैनल पे जहाँ आपको मेरे साथ जुड़ना है, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको अवेलेबल मिल जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पौधों के अंदर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनमें किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं, यानी एडॉप्टेशन इन प्लांट्स और एडॉप्टेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलो देखो, एडॉप्टेशन इन द प्लांट्स और माइक्रोनिज्म में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, जरा समझो। अगर हम किसी भी प्लांट्स के एडॉप्टेशन में बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर कहाँ कहाँ किस लेवल पे एडॉप्टेशंस होता है समझो। अगर हम एडॉप्टेशंस की बात करें, पहले एक बैकग्राउंड आपका तैयार कर देता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझना। उसके बाद हम चलेंगे इसके अंदर एक एक चीज़ों पर बारीकी से बात करेंगे। पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। बेसिक में जरा देखो कैसे कैसे चीज़ें समझनी है, यहाँ देखो, फिर आपको बताता हूँ मैं। देखो, जब हम किसी प्लांट्स के एडॉप्टेशंस की बात करते हैं, गॉट इट, प्लांट्स के एडॉप्टेशन की बात करते हैं, तो दो स्तर पे जाके हम उसके एडॉप्टेशंस की बात करते हैं। पहला जो होता है मार्फोलॉजी, है ना। मार्फोलॉजी का मतलब संरचनात्मक, बाहर से जो पौधा जिस तरीके से दिख रहा है उसमें किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं। और दूसरा जो आंतरिक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल लेवल, है ना। एनाटॉमी के वैसे है ना, एनाटॉमिकल लेवल, है ना। तो एक मार्फोलॉजिकल लेवल होता है मार्फोलॉजी, और दूसरा इधर मार्फोलॉजी की से एनाटॉमी ही लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा एनाटॉमी के स्तर पर, यानी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के स्तर पर जो जो पौधों में एडॉप्टेशंस होते हैं उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जरा समझना। सो मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो डिफरेंसेस हैं जरा समझो। ओके, देखो, मार्फोलॉजी होती है, जैसे मैंने बोला, आउटर स्ट्रक्चर, यानी किसी पौधे को आप उठाओ, उखाड़ो ज़मीन से और देखो, तो ये हो गया आउटर स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल होता है, दैट इज़ द इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनर स्ट्रक्चर। अब आउटर स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप आसानी से देख सकते हैं, उसका जो रूट होता है, उसके जो स्टेम होते हैं, उसको जो लीव्स होते हैं, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, फ्लावर्स होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, गॉट इट। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एनाटॉमी, जो मार्फोलॉजी, जो आप आसानी से अपनी आंख से देखते हैं, इट्स अ मार्फोलॉजिकल लेवल। वहीं दूसरी तरफ जब आप एनाटॉमिकल लेवल जाते हैं, उसके अंदर की बात करते हैं, तो उसके टिश्यूज़ की बात करते हैं, उसके अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उसके अंदर ऊतक पाए जाते हैं, तो ऊतकों की बात होती है। अब इस टिश्यूज़ में भी कई तरह के टिश्यूज़ होते हैं। इनका पहले ना मैं बेसिक चीज़ें पहले बताता हूँ, फिर हम सीधा उस पीपीटी पर चले जाते हैं। यानी पहले अगर हमें बैकग्राउंड पता होगा तो उन चीज़ों को जोड़ पाना इट विल बी वेरी वेरी ईजी। ठीक है, उनको जोड़ पाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। जरा समझो, रूट्स जब आप देखते हो तो रूट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है, रूट्स होता है, रूट के साथ उनके रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, है ना। और रूट हेयर्स के साथ रूट के टिप पर रूट कैप होता है ना। रूट होता है, रूट हेयर्स होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो, अगर मान लो कोई पौधा है, गॉट इट, ये पौधा है, ये पौधा है, तो और ये पौधे का क्या है, ये क्या है, दिस इज अ रूट है ना। ये पौधा है, उसकी जड़ें हैं, और इन जड़ों के क्या है, उसके ब्रांचेस हैं, गॉट इट, उसके ब्रांचेस हैं। ये मान लो उसका मेन रूट हो गया, गॉट इट, ये उसका मेन रूट हो गया। उसका जो ब्रांचेस हो जाते हैं ना सारे के सारे, वो वजह रूट हेयर्स कहलाते हैं।
रूट हेयर्स कहलाते हैं। और पता है अगर किसी रूट हेयर वगैरह के टिप पर देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, 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 इनको हम रूट कैप कहते हैं। इनको कहते हैं रूट कैप कहते हैं। ठीक है, तो रूट क्या होता है, रूट कैप्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आप स्टेम की बात करें तो स्टेम भी कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपको सॉफ्ट स्टेम मिल जाए, हो सकता है आपको हार्ड स्टेम मिल जाए, ओके, हो सकता है आपको थिन स्टेम मिल जाए, हो सकता है आपको थिक स्टेम मिल जाए। इस तरह के फीचर्स आपको होते हैं जो कि स्टेम्स में देखने को मिलते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स में भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हो सकता है लीफ स्मॉल साइज की हो, लीफ बिग साइज की हो, या लीफ हो सकता है स्केल साइज की। स्केल का समझते हो, वो स्केल वगैरह नहीं, स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते थे ऐसे लंबा सा है ना, इस तरह स्केल साइज की हो, इस तरह की चीज़ हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इवन लीव्स वगैरह पे है ना, मतलब लीव्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें होती हैं। फ्लावर एज यू पीपल नो इट वेरी वेल, ये आप चीज़ें जानते हैं। ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जरा चीज़ों को समझना। अब हम अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जैसे आपने सुना होगा कि मान लो लीव्स है, गॉट इट, लीव्स है ना, लीव्स है। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा भी एक कैरेक्टर्स होता है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट ट्रांसफिरेशन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, जैसे अधिक गर्मी में अपने आप को बचा कर रखता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीव्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है जरा समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असल में जो स्टोमेटा होते हैं ना, वो ट्रांसफिरेशन का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, गॉट इट, दिस इज अ लीफ, तो ये हो सकता है कि उसके सरफेस पे स्टोमेटा हो, गॉट इट, उसके सरफेस पे स्टोमेटा हो सकता है उनमें सनकेन स्टोमेटा हो। सनकेन का मतलब होता है बच्चा धंसा हुआ अंदर की तरफ, ताकि बाहर की तरफ उसके सेल्स वगैरह हो, है ना, बाहर की तरफ कोई सेल्स वगैरह हो जिससे स्टोमेटा अंदर की तरफ धंसा होता है। ठीक है ना, तो इसमें स्टोमेटा वगैरह की भी पोजीशंस होती है जो अभी एडॉप्टेशंस में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इन एडॉप्टेशंस में हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सनकेन स्टोमेटा होता है। टिश्यूज में देखो दो तरह के टिश्यूज होते हैं जनरली जो पौधों के अंदर होते हैं, बाकी उन टिश्यूज के अलग टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा एक टिश्यू होता है जिससे हम कहते हैं पैरेन्काइमा, सुनना, पैरेन्काइमा, और दूसरा होता है जिससे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। गॉट इट, ये कुछ टिश्यूज होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। तो जरा बेसिक कंसेप्ट तैयार करना, एक होता है पैरेन्काइमा और दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधों के अंदर पाए जाने वाले कुछ टिश्यूज होते हैं। पैरेन्काइमा हमेशा क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। पैरेन्काइमा हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा एक तरह के हार्ड टिश्यूज होते हैं ना। तो पैरेन्काइमा इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो एक हार्ड टिश्यू होता है। तो पैरेन्काइमा एक सॉफ्ट टिश्यू हो गया और ये स्क्लेरेन्काइमा हार्ड टिश्यू हो गया। अब देखो अगर कोई स्टेम या कोई पार्ट बहुत ज़्यादा कठोर या जटिल है तो डेफिनेटली उसमें स्क्लेरेन्काइमा होगा, और सॉफ्ट है तो उसमें पैरेन्काइमा होगा। अच्छा, पैरेन्काइमा में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे वो पैरेन्काइमा जिसमें एयर भरा होता है उसे कहते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ठीक है, अब पैरेन्काइमा जिसमें एयर भरा होता है, इसलिए क्या होता है, स्टेम जो होते हैं हल्के होते हैं। अगर किसी पैरेन्काइमा के अंदर स्टेम भरा, एयर भरा हो, तो वो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होगा, हवा भरने से क्या होगा, जैसे हम लोगों ने मछलियों में देखा था स्विम ब्लैडर्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, स्विम ब्लैडर्स की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एयर भर जाता है। एयर भर जाता है तो मछलियां क्या होती, हल्की होती, आसानी से चल रही होती। एग्जैक्टली वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी जो पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूं जिसमें एयर भरे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। व्हाट इज इट, दिस इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा होने की वजह से प्लांट जो होता है वो हल्का होता है, आसानी से फ्लोट करता है, वो वाला फीचर यहाँ हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये अब आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब हम चलते हैं एडॉप्टेशंस में, यहाँ की तरफ जो हमने पीवीटी खोली थी। ठीक है, और इस पे जरा समझने की कोशिश करना दोस्त, बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट वेरी टेक्निकल, बेसिक चीज़ें आप उन्हें समझ लो एक बार, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आजा भाई, इधर देखो, यहां पर आपको पहला एडॉप्टेशंस किसके अंदर दिखा रहा है, जो पौधे जल के अंदर पाए जाते हैं। अब जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनके क्या एडॉप्टेशंस होते हैं जरा समझना। आप मुझे एक बात बताओ, पौधों के अंदर किसी जड़ का क्या काम होता है, रूट्स का, ऑफकोर्स पानी लेना, मिनरल एलिमेंट्स लेना। अब अगर मान लो कोई पौधा ऑलरेडी पानी के अंदर है, उसमें क्या रूट्स की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की जरूरत है, नहीं। देखो एक चीज़ बताऊं, जो रूट्स होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक बेसिक टर्म और बता दूं, एक जिससे हम कहते हैं बच्चा टैप रूट, और दूसरा जिससे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट है ना, और इसी को हम लोग फाइब्रस रूट भी कहते हैं, इसी को हम लोग फाइब्रस रूट भी कहते हैं। गॉट इट। टैप रूट जो होता है वो जनरली डीपली डायरेक्टली ग्राउंड की तरफ जाता है, ये टैप रूट होते हैं। और जो एडवेंशियस होते हैं ना, ये ज्यादातर जो पौधे से निकलते हैं वो ना हॉरिजेंटल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है यहां पर वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा मिलेगा रूट्स में, और यहां पर हॉरिजेंटल ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। इसको साइंस में ऐसे बताया गया, टैप रूट्स उन जगह पर होते हैं पौधों के अंदर
जहां पर पानी कम होता है। पानी कम होने से वो काफी नीचे जमीन में चला जाता है पानी को खींचने के लिए, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट जैसे इस तरह के रूट्स होते हैं जो जल्दी सॉइल को बाइंड करते हैं, जैसे बड़े बड़े पौधे, जैसे पीपल ले लो, गॉट इट, पीपल का पेड़ ले लो, गॉट इट, पीपल ले लो, नीम ले लो, गॉट इट, नीम ले लो, बरगद का ट्री ले लो, बरगद, पेनियन ट्री, जो नीचे वाले रूट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रूट्स काफी दूर तक मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो उस पौधे को काफी स्ट्रेंथ देते हैं। तभी देखो जो स्टॉर्म वगैरह आता है तो पीपल, बरगद, नीम, इन सब पौधों का कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं काफी नीचे लंबी दूरी तक फैले होते हैं। अब जरा देखो, मैं कह रहा हूं अगर कोई एक्वेटिक प्लांट्स है, गॉट इट, अगर कोई एक्वेटिक प्लांट्स है तो एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब दिस प्लांट इज ग्रोइंग इन द वाटर बॉडीज, ठीक है। अब जो वाटर बॉडीज में ग्रो कर रहा है उसका रूट्स जो होता है उनमें जनरली वो एब्सेंट होता है और या तो फिर लेस डेवलप होता है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स में, पौधों में जो रूट्स होते हैं वो या तो लेस डेवलप होंगे या तो एब्सेंट होंगे। और आपको क्यों लेस डेवलप एब्सेंट होंगे? वो ऑलरेडी पानी में, उसको कितना पानी की जरूरत ही नहीं ऊपर तक ले जाने के लिए, चारों तरफ पानी पानी, एब्जॉर्ब कर लो अपने सरफेस से, तो अपने सरफेस से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कुछ पौधे हैं, सेरेटोफिलम, वॉल्फिया, है ना, बहुत सारे पौधे आपको मिल जाएंगे। अब बच्चा रूट नहीं है तो रूट हेयर की भी जरूरत नहीं है, रूट हेयर नहीं है रूट कैप की भी जरूरत है, यानी तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बता दिया था। अच्छा, प्लांट्स का जो नेचर होगा ऑफकोर्स वो हो सकता है कि फ्री फ्लोटिंग हो। आपने एक्वेटिक प्लांट्स को देखा होगा, सरफेस पे तैरते भी हैं और सबमर्ज भी होते हैं, वो वाटर बॉडी के अंदर भी होते हैं। इनकी जो स्टेम्स वगैरह होते हैं पतले होते हैं, लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। इनको उठा के देखो, इनको आपको हार्ड वुड टाइप की चीजें नहीं मिलेंगी। लीव्स देखो क्या होता है, लीव्स जो होता है रिबन की तरह होते हैं, पतले पतले से, और या डिसेक्टेड भी हो सकते हैं, है ना। डिसेक्टेड मतलब फैले हुए टाइप, इस टाइप से पत्तियां हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी शेप की हो सकती है। लीव्स का कोई स्पेसिफिक यहाँ शेप है नहीं। और एक बात बता दूं, कुछ लीव्स तो ऐसी होती हैं जो स्वेलो होती हैं या बल्बस होती हैं। आपने अगर वाटर हाइकिन देखा, आइकोनिया देखा, गांवों में इसको हम लोग जलकुंभी वगैरह कहते हैं। ट्रापा देखा हो, ट्रापा बाई स्पिनोसा, जिसे हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़ा आई थिंक इट इज अ वाटर चेस्टनट कहते हैं, है ना। ये ऐसे पौधे होते हैं जहां पे आपने फूली संरचना देखी होगी, ठीक है। तो इनमें क्यों होता है फूली, क्योंकि इनमें बायोन्सी होती है, हल्के होते हैं और ये फ्लोट करते हैं। दीज आर द फीचर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। और आगे देखो, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, हाँ मैंने एक चीज आपको बताया नहीं, जब हम इनर स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है, मान लो बच्चा ये एक स्टेम है या रूट है, इसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, और ट्रांसफर सेक्शन तो काटने का मैं ऐसे करके उसको मैग्नीफाई करके बोर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां का जरा पिक्चर देखो क्या होता है, ऐसे देखो, ऐसे होता है ना, ये होता है। सबसे बाहर क्या होता है, पिक्चर देखो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बार बार दिमाग लगाता हूं, आपसे कहता हूं कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। फैक्ट्स के पीछे परेशान मत हो, और आप पहले दिन से यूपीएससी की तैयारी में फैक्ट रट रहे होते हैं, किसी भी तैयारी में ना। सबसे बाहर क्या होता है बच्चा, थोड़ा और छोटा बना दो, मुझे जगह चाहिए। एक काम करते हैं ना, फिर थोड़ी देर पीछे लौट आते हैं, पीछे बढ़िया हमारे पास स्पेस है, इधर आ जाओ, अच्छा खासा स्पेस है, इधर आओ। मैंने कहा मान लो, है ना, मान लो हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर्स की बात करें। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं और ये मैंने एक स्टेम का टुकड़ा काट दिया, है ना, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया, टीएस काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया, सबसे बाहर बच्चा इसमें होता है क्या, अगर इसका इनर स्ट्रक्चर देखा जाए, है ना, ट्रांसफर सेक्शन आपको समझ में आ रहा है। ये मान लो स्टेम है, रूट है, इसको इस तरीके से काट दो, और इस तरीके से काटने के बाद इसको मैग्नीफाई करके बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं। देखो सबसे बाहर जो होता है, इधर देखो ना, सबसे बाहर जो होता है, इधर देखो, कोई भी रूट या स्टेम में देखो इस तरह के, सबसे बाहर जो होता है बच्चा, ये देखो ना, ये जो है, ये है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी होता, आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर भी मिल जाएगी, पौधों में मिलती है, ऊपर एक लेयर ही मिल जाएगी, है ना। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट्स के, इनको हम क्यूटिकल्स कहते हैं, और क्यूटिकल ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है इसके बाहर कुछ केमिकल सिक्रीशंस भी हो, म्यूसिलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, थोड़ा वैक्सी तरह के होते हैं, लसी टाइप की चीजें होती है, वो भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना। ये म्यूकस वगैरह भी हो सकता है, स्लाइमी चीजें हो सकती हैं, इस तरह के कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं जो पौधों में होते हैं। पौधों के अंदर देखो, यहां देखो बच्चा, यहां देखो, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ आपका पैरेन्काइमा सेल्स है, वही जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले सेल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये आपके पैरेन्काइमा सेल हो गए, गॉट इट। भरे होते हैं, एक दो नहीं होते, ऐसे पैरेन्काइमा सेल होते हैं। दिस इज पैरेन्काइमा सेल, ये आपके व्हाट, दीज आर द पैरेन्काइमा, ये आपके पैरेन्काइमा सेल हो गए। इनको एक्चुअल में आप देखो तो कॉर्टेक्स वगैरह के नाम से जानते हैं इस इश्यूज को, और ये किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं। पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट वाले होते हैं, ठीक है। और अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अंदर आपको वैस्कुलर बंडल मिल जाएगा, ये देखो 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 वैस्कुलर बंडल मिल जाएगा।
वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? वैस्कुलर बंडल स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर देखो वैस्कुलर बंडल को बच्चा हम लोग कंडक्टिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और सबको पता होगा वैस्कुलर बंडल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे हम जाइलम कहते हैं और दूसरा जिसे हम बच्चा फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम कहते हैं जाइलम और दूसरा फ्लोएम कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जाइलम हमेशा सेंटर की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट है तो जाइलम इधर की तरफ होगा, जाइलम ये है, जाइलम ये है, जाइलम ये है। फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है फ्लोएम होता है, ये वाला पार्ट फ्लोएम होता है। जाइलम का काम सबको पता है, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पानी का काम करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है ये क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं वहां से जल को अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के सारे एरियल पार्ट तक ले जाते हैं, ठीक है ना। और फ्लोएम जो होता है क्या करता है, जो प्लांट्स की पत्तियां जो फूड बनाती हैं उस फूड को पत्तियों से होकर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है इंटायर प्लांट बॉडी में। फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है इंटायर प्लांट बॉडी में, इंटायर प्लांट बॉडी में, है ना। इंटायर प्लांट बॉडी में फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, ठीक है। अब देखो, अब इस जाइलम फ्लोएम इनके अंदर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं। एक बात और बताता हूं, इसी पैरेन्काइमा में अगर हार्ड टिश्यू हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसी पैरेन्काइमा में अगर एयर भर जाए तो हम उसको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, सॉरी एरेन्काइमा कहते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट में आपको मिलेंगे ताकि वो फ्लोट हो। समझ आ गई बात? अब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी यहां पर आने वाले हैं। इधर देखो, अब फिर लौटाओ इधर देखो, इस पे देखो, हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, ठीक है, इनमें सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है, ऑफकोर्स बाहर बहुत मोटी लेयर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एरेन्काइमा भी पाया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया, ताकि उसके पैरेन्काइमा एयर भरा हो और वो हल्का और आसानी से फ्लोट हो, ठीक है। अब ये एरेन्काइमा वगैरह टिश्यू रूट, स्टेम और उसके नोड्स वगैरह में हर जगह होते हैं। नोड्स जानते क्या होता है? मान लो ये एक स्टेम है, मान लो ये एक स्टेम है बच्चा, एक स्टेम है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट ये नोड कहलाता है, बीच वाला पार्ट है ये नोड कहलाता है। और उसके बीच की जगह होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। सबको याद आ रहा होगा, हाँ सर वो 7, 8, 9, 10 की किताब में ना ये सब चीजें दी गई, तो कौन सा हम यहाँ पे बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं? बैकग्राउंड तो 9, 10 की किताब है, इसीलिए बचपन में हमेशा बोला गया बोर्ड के एग्जाम में सीरियस हो जाओ, ये ऐसा एग्जाम जो आप पढ़ रहे हो ये आपको आगे भविष्य में बहुत काम करने वाला। और देखो यहां आ ही रहा है आपके सामने, और देखो इट इंक्रीजेस सबमर्जिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट। हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स यहां पे सबमर्जिंग कैपेसिटी अच्छी खासी, नीचे पानी में रहकर भी फ्लोट कर सकता है। व्हाइट इज सो एरेन्काइमा उसके अंदर भरा हुआ है। अच्छा, जाइलम जो होता है लेस डेवलप होता है, सही बात है, पानी को ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा का पूरा पानी में या तो सरफेस पे हो रहा है और या तो पानी के अंदर हो रहा है, चारों तरफ पानी 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 पानी, क्या पानी पानी वो ले जाएगा, वो ऑलरेडी अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर ऐसे पौधों में आपको जाइलम नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टोमेटा भी नहीं होगा। स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पौधों के अंदर ट्रांसफिरेशन का काम करता है। अभी मैंने बोला था पौधों के अंदर ट्रांसफिरेशन का काम करता है। ट्रांसफिरेशन एक तरह का होम्योस्टैसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक तरह का होम्योस्टैसिस प्रोसेस होता है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बच्चा ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म, इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म है ना, ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म। किसको हम कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफिरेशन। तो ट्रांसफिरेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफिरेशन को हम ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जरा समझना इसमें होता क्या। जो ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म है, जैसे मान लो कोई पौधा इंटेंस सोलर हीटिंग में आ गया, अच्छी खासी गर्मी है, तो पौधा अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या करेगा? जो जड़ें होंगी वो क्या करेंगी? वाटर का अवशोषण करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, और जाइलम से होकर वो कहां पहुंचेगा? ऊपर स्टोमेटा तक पहुंचेगा। और स्टोमेटा पर वही वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है बच्चा नीचे जमीन से, है ना, ग्राउंड से, वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होकर बाहर निकलता जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जब ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा सन की लाइट होगी, तो पौधे की रूट जो होंगी वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर इवेपोरेशन ज्यादा करेंगे। यानी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस काफी तेज हो जाएगा। और इंटेंस सोलर हीटिंग में पौधों को बचाने का एक प्रोसेस होता है जो पौधा खुद करता है, लेकिन इसके लिए पौधों की पत्तियों वगैरह पे, तनों पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो चीज पानी के अंदर, उसको क्या पानी पानी कहीं ले जाना है? उनकी पत्तियों में क्या ट्रांसफिरेशन की दिक्कत है? वो चारों तरफ पानी पानी में, उसको क्या गर्मी की दिक्कत हो जाएगी? इसलिए उस पर स्टोमेटा जनरली आपको नहीं मिलेगा। लॉजिक बना के चीजों को गेस कर लेना, रटना नहीं। ये था बच्चा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं, जो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। और आगे लिए चलते हैं, इधर आओ। अब हम चलते हैं जीरोफिटिक्स। और जीरोफिटिक पे दोस्त, जीरोफिटिक पे यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पूछा, और जीरोफिटिक्स में यूपीएससी ने 2 टाइम्स आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है। पेपर डिस्कशन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
पेपर डिस्कशन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एडॉप्टेशन इन जीरोफाइट प्लांट्स। आप जरा देखो, एडॉप्टेशन जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या चाहिए, वैसा जीरोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जो कि सूखे एरियाज में ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सूखे एरियाज में, ड्राई एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। देखो, इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो काफी वेल डेवलप होता है। क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि जमीन में कहीं भी पानी मिल जाए उसको एब्जॉर्ब कर ले। यहां पानी की कमी है जहां पे हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से रूट सिस्टम डेवलप होता है। इसका सीधा मतलब है कि यहां पे जो रूट होगा वो किस तरह का रूट होगा, टैप रूट होगा। टैप रूट क्या होता है, जो सीधा डायरेक्टली नीचे जाते हैं। अभी मैंने बोला था नीचे इसलिए डालते हैं ताकि खोज लें, कहीं भी पानी मिल जाए तो उसको ले लें, पहली चीज। और सुनो, यहां पर वेल डेवलप रूट हेयर्स होते हैं, वेल डेवलप रूट कैप होते हैं। ऑफकोर्स सब कुछ बहुत वेल डेवलप होना चाहिए, कहीं भी पानी कुछ भी मिले तो आसानी से फटाफट वो ले लें। दूसरी चीज है, यहां पर कोई भी लीव्स या स्टेम है उसके बाहर एक मोटा कवर, अभी देखा था एपिडर्मिस के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती थी, उसको हम क्यूटिकल बोलते थे। क्यूटिकल एक तरह का अवरोध है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस है। वो क्या करता है, अगर पौधे के अंदर पानी है तो वो बाहर से क्यूटिकल क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और साथ साथ बाहर का जो अगर गर्मी वर्मी आ रही है तो अंदर के सेल और टिश्यूज पे उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ने देगा, एक तरह से बैरियर का काम करेगा, ठीक है। तो ये भी इंटेंस सोलर हीटिंग, ऐसी जगह जहां ड्राई एरियाज है वहां पर पौधों को बचाने में काम करता है। इतना ही नहीं, बाहर आपको देखो वैक्सी कोटिंग भी पाई जाती है, एक्स्ट्रा ऑयली मटेरियल भी होता है। ऑयली मटेरियल होगा और पानी नहीं जाएगा, अगर अंदर है तो अंदर ही बचा रहेगा, नहीं जाएगा। ये आपको लीव्स और स्टेम दोनों में लगेगा। इसमें छाले पाई जाती हैं इन पौधों में, काफी पौधों में। और बार्क क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। जैसे मान लो ये बच्चा तना है, उसके बाहर एक्स्ट्रा अगर बार्क है तो बार्क तो और ज्यादा प्रोटेक्शन करेगा। अंदर क्यूटिकल एपिडर्मिस वो सब तो है, और इधर बाहर बार्क होगा तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगा। अच्छा, स्टेम जो होंगे हार्ड और वुडी होंगे, सॉफ्ट होगा तो आसानी से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। हार्ड और वुडी होने से क्या होता है, पानी अंदर अंदर बढ़, मतलब यहां अगर पानी आ गया तो उसका लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए 1% भी, जिससे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर भी प्लांट कैन इजीली सर्वाइव। ये पूरा का पूरा लॉजिक जो आप जीरोफाइट्स में देख रहे हैं। आगे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या कंसेप्ट है। अगला कह रहा है जीरोफाइट्स प्लांट्स में और क्या, यहां तो मिल गया, सबको समझ में आ गया, रूट सिस्टम अच्छी तरह से वेल डेवलप होने वाला है, ठीक है। टैप रूट्स होने, ये गलती से दोस्त एक बार और रिपीट हो गया। आगे बढ़ते, सारी चीजें मैंने भी आपको बता दी। यहां जल्दी जो लीव्स होते हैं वो स्केल्स पे मॉडिफाई कर जाते हैं। मतलब अगर मान लो लीफ इतनी चौड़ी सी लीफ है, इतनी चौड़ी सी लीफ होगी तो बच्चा सन की लाइट इस पे अच्छा खासी पड़ेगी। अगर पतली सी स्केल की तरह हो जाए तो सर समझ गए, इसका मतलब यहां पे एरिया कम हो गया, लॉस ऑफ पानी कम हो जाएगा। मॉडिफिकेशंस, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ऑफकोर्स जब छोटी लीफ होगी, अगर मान लो ये बड़ी लीफ और ये छोटी लीफ हो जाएगी तो ऑलरेडी यहां एरिया कम हो गया, वाटर लॉस कम होगा। या फिर थिक होते हैं, काफी मोटे होते हैं। अगर आपने ओपनशिया वगैरह देखा हो, कैक्टस देखा हो, है ना, नागफनी जिसे कहते हैं, देखो कितनी मोटी होती है। और इतना ही नहीं, इनकी जो लीफ होते हैं वो ऑन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कांटों में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। लीव्स जो होते हैं ओवल शेप के भी हो जाते हैं। ओवल शेप का क्या क्या रीजन होता है, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे कहते थे किस शेप का एरिया सबसे कम होता है, स्फेरिकल बॉडी, ओवल शेप, तो उस शेप का हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा पत्तियों का, तो लॉस ऑफ वाटर फिर कम होगा। देखो क्या कमाल कमाल के एडॉप्टेशंस हैं। जाइलम जो होगा काफी कॉम्पैक्ट और वेल डेवलप होगा। क्यों, अगर मान लो कहीं जमीन में थोड़ा भी पानी मिल गया, खट से एब्जॉर्ब करके पौधों की पत्तियों को पहुंचा दो, ठीक है, तो यहां जाइलम वेल डेवलप होगा, जो कि एक्वाटिक प्लांट्स में आपने देखा था लेस डेवलप। और सुनो, सनकन स्टोमेटा होता है, मैंने भी क्या बोला था, स्टोमेटा जो पत्तियों में है ना, ये है, तो वो सरफेस पे नहीं होते बच्चा, वो क्या होता है अंदर टिश्यूज के अंदर दबे होते हैं ताकि सन की लाइट को इफेक्ट में ना आए और वाटर का लॉस ना हो। अभी मान लो अगर सरफेस पे स्टोमेटा हो जाएगा तो फटाफट पानी का लॉस हो जाएगा, और ऊपर से पानी पौधे के अंदर है नहीं। तो सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है अगर इसमें स्टोमेटा है तो पत्तियों के अंदर धंसे हुए अंदर है, टिश्यू के अंदर नीचे कवर है, बच गया। इसके अलावा इनमें ऑयल ग्लैंड्स, म्यूसिलेज कैनॉल, रूट स्टेम लीफ वगैरह में पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, एक तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरह के प्रोटेक्शन होते हैं जो हमको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये इस तरह के प्रोटेक्शन होते हैं जो हमको बचाने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड हो गया, म्यूसिलेज कैनॉल हो गया, रूट स्टेम लीव्स वगैरह में ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखना। और आगे सुनो, और आगे सुनो। अब हम चलते हैं आपको माइक्रोबियल्स, है ना, माइक्रोबियल प्रोडक्शंस की तरफ, मतलब माइक्रोबियल एडॉप्टेशन की तरफ। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत से तरह के एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत तरह के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। कैसे एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, जरा इधर देखो, ठीक है। अब जैसे अच्छा एक बात बता दूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, बहुत ही अधिक टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, बेसिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाले होते हैं, जमीन पे भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, पानी में भी सर्वाइव करने वाले होते हैं, आसमान में भी सर्वाइव करने वाले होते हैं। यानी सीधी बात करें तो इनमें क्या हो गया, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस
हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी प्लांट और एनिमल के अलावा माइक्रोबियल एडॉप्टेशंस भी हैं जो आपको जानना है। आपको ये थर्मोफिलिक भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा टेंपरेचर पे सर्वाइव करने वाला। साइक्रोफिलिक, PSY जिसको बोलते हैं, पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट होता है, साइक्रोफिलिक मिलेगा, कम टेंपरेचर पे सर्वाइव करने वाला है। यानी अ लॉट एंड द लॉट ऑफ द टाइप ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म यू विल गेट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने पहले ही बोला, इनमें वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स में आसानी से रह सकते हैं। इनको जो इन्वायरमेंट जो होते हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं, बहुत ही कोल्ड से लेकर और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन तक, हॉट कंडीशन तक ये रह सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप सबको हर जगह मिल जाएगा। इसके अलावा वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी ये टॉलरेट कर जाते हैं। जैसे इधर देखो, अगर वाटर की कमी है तो भी ये सर्वाइव करते हैं, कहीं हाई सॉल्ट कंटेंट है वहां भी सर्वाइव करते हैं, समुद्रों पे मिल जाएंगे। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको ऐसे भी हैं जो कि एनारोबिक वाले भी हैं, एनारोबिक वाले भी हैं। अगर आपने जब मेरे से साइंस टेक वगैरह पढ़ी है तो बायोगैस सिस्टम वगैरह मैंने क्या बोला था, या जब मम्मा दही बनाती है तो क्या करती है, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, उसको ढक देती है ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जाए, और थोड़ा सा उसमें कर्ड डाला हुआ है वो मिल्क के अंदर, तो वो बैक्टीरिया एनारोबिक प्रोसेस में जाकर एक्टिव हो जाता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये भी समझ में आ रहा है? ओके, इवन बताऊं कि जो एवरी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, नॉट एवरी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की बात करें, लेकिन अगर आप ओवरऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की बात करें, स्पेसिफिक एडॉप्टेशंस और रिक्वायरमेंट भी होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, एनारोबिक वाले को क्या चाहिए? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी दही जमाने के लिए मम्मा को हमेशा उस भदेले को, उस यूटेंसिल्स को ढकना पड़ता है। देखते जाइए, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं। थोड़ा बोरिंग टॉपिक होता है क्योंकि यहां पे फैक्ट्स ज्यादा है, इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा लिखने से टाइम बर्बाद करना है। और मैं आपको इसीलिए कहता हूं किताब पढ़ना है मेरे साथ। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो किताब के अतिरिक्त होने वाला हो। किताब सामने रखिए, पढ़ते चलिए और फटाफट इस लेक्चर के साथ वो चैप्टर खत्म करते चलिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए, अगर लेक्चर 30-40 लेक्चर होते हैं तो जल्दी से फटाफट खत्म, एक दिन में 3 लेक्चर खत्म कीजिए, 2 चैप्टर खत्म कर लीजिए, एक दिन में 2-3 खत्म कीजिए, 7-8 दिन के अंदर इन्वायरमेंट खत्म मारिए, ठीक है ना। अपलोड करते समय वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होते हैं क्योंकि मैं नए वीडियोस बना के डालता हूं, और इनमें कई वीडियोस रहते हैं जो हमेशा कॉमन होते हैं, अगली बार भी वही रहेंगे। जैसे ये वीडियोस, इनमें क्या बदल जाएगा? हाँ, अब कोप 28 आ गया, कोप 29 आ गया, कोप 30 आ गया। अब कोप 30 पे मान लो करंट अफेयर्स में भी बात चल रही है तो कोप 30 की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? यूएनएफसीसी की वो चीजें बदल जाएंगे, लेकिन बेसिक और कंसेप्ट्स नहीं बदलने वाले। जहां पे यूपीएससी 70% क्वेश्चन इन्वायरमेंट में बेसिक देता है, 30% करंट से जोड़ देता है, और साइंस एंड टेक में 80 to 90% स्टैटिक देता है, 10 से 20% करंट से जोड़ देता है। यानी दोनों ही सब्जेक्ट में स्टैटिक का बोलबाला चाहता है, और स्टैटिक को आप लास्ट में कुछ नहीं करते, इसको सिर्फ आप 100 पन्ने का करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते हैं, जो मैं अपनी हर वीडियोस में पढ़ा रहा हूं आपको। यूट्यूब से सुनते सुनते अब तो एक आपको फोबिया हो गया होगा कि सर ये बात बोलेंगे जरूर। हाँ, बोलेंगे जिस दिन आप जग जाएं। इधर आइए, टेरेस्ट्रियल माइक्रोबियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड वाइंड में ग्रो करते हैं, ठीक है। स्मॉल फ्रैक्शंस में अगर 1% ऑफ माइक्रोब्स रिसाइडिंग इन द सॉइल, जो ऐसा बोला गया। दुनिया में जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ऐसा कहते हैं उसका 1% माइक्रोऑर्गेनिज्म का हर कोई मतलब समझता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजुअलाइज थ्रू द हेल्प ऑफ नेकेड आई, है ना, जो अपनी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोऑर्गेनिज्म है। और ऐसा बोलेगा दुनिया का 1% माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्चुअल में कहां होता है? वो टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे पाया जा रहा है, सॉइल में पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, यहां तक कि सॉइल के फॉर्मेशन में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा रोल होता है। हाँ, जब वेदरिंग के बाद जब मिनरलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, मिनरल्स वगैरह सॉइल में एनरिच्ड हो रहे होते हैं, वहां पे भी देयर इज अ लॉट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनका कंट्रीब्यूशन होता है। ध्यान रखना, सॉइल फॉर्मेशन है भी। इवन बैक्टीरिया और फंगी के बारे में बात करें, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और फंगी ये सॉइल को एनरिच करते हैं, नरिश करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे मान लो कोई सड़ी गली चीज है, उसको डिकम्पोज करके उसका न्यूट्रिएंट्स वहां पे छोड़ देते हैं, इससे वो जगह जो होती है वो न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाती है। ग्रोथ जो भी होता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स में अलग अलग फैक्टर होते हैं, वैसे ही बच्चा अलग अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से, है ना, पीएच के हिसाब से, मॉइस्चर के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से, जो वहां का लोकल एनवायरनमेंट होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर चेंज होते हैं। ये भी हो गया। एक्वेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक बात बता दूं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स दोनों तरह के पानी आपको मिल जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो और चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, हर तरह की कंडीशन में मिल जाते हैं। अच्छा, आपको बताऊं तो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस हैं जो आपको एक्वाटिक सिस्टम में मिल जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पौधे, एल्गी वेल्गी मान लो, गॉट इट। अच्छा, एल्गी भी हम लोग क्या किसमें कंसीडर करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा वगैरह, दे आर द काइंड ऑफ व्हाट, दे आर द बैक्टीरिया, दे आर द एल्गीज, है ना। अच्छा, एक्वाटिक जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल एडॉप्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जहां वो रहते हैं। बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इवन हाई
सी सॉल्ट ओशन वाटर से फ्रेश वाटर लेक्स और यहां तक कि रिवर्स में हर जगह माइक्रोऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये लोकेशंस देखना, एक एग्जांपल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के है नहीं, बहुत सारे, यहां तक कुछ साइंटिस्ट ने तो अंतरिक्ष तक में माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, माइक्रोबियल हैबिटेट्स के बारे में बात करें तो माइक्रोब्स ऑल्सो रिसाइड ऑन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे भी होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो पौधा हो चाहे वो एनिमल्स हो। अब एक तो बहुत अच्छा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो मैंने पीछे नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पढ़ाया था, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, जो दाल के पौधों में होता है। देखो रूट्स ऑफ द पी वगैरह में, बीन्स वगैरह में मिल जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। Did you understand? फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ द माइक्रोब्स जो कि सिम्बायोटिक नेचर बनाते हैं। राइजोबियम वाला आपने देखा था, राइजोबियम जो बैक्टीरिया था वो क्या था, वो पौधों की जड़ों में था। पौधों की जड़ों में क्या करता था, वो सॉइल का नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधों को देता था। पौधा उस नाइट्रोजन से जाकर दाल वाला पौधा अपना प्रोटीन बनाता था, वही जो दाल आप खाते हैं, और साथ साथ वो बैक्टीरिया उस पौधों से न्यूट्रिशन लेता था। प्लस प्लस एसोसिएशन, ये भी आपने देखा। जो एक्सट्रीम माइक्रोबियल कंडीशन है वहां पे भी होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा। अच्छा, एक्सट्रीमोफाइल क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल एक शब्द है जो यूज किया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है? एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस में भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे आपको बताऊं, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में भी है ना, टेम्परेचर वगैरह में भी, एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह के एरिया में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएगा। और चलो एक और सिम्बायोसिस रिलेशन भी आपको इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजीज में मिल जाएंगे। बहुत सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म हमने इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, शायद तीसरा या दूसरा लेक्चर था, वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने बात किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा छोड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको वहीं पर मिल गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और ये भी आपको बता दूँ, जैसे सिम्बायोटिक नेचर में ऐसा होता है, मान लो एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, तो प्राइमरी होस्ट हमेशा लार्जर मेंबर को बोलते हैं, है ना, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है, जो सिम्बायोन्ट्स वाला होता है, बैक्टीरिया और टीरिया जो होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो आपके सिम्बायोन्ट्स होते हैं। तो सिम्बायोन्ट्स में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म्स होता है, जो सेकेंडरी होस्ट ही बोल सकते हैं, वो जनरली स्मॉल साइज का होता है, और स्मॉल साइज का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरली देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। और एक बात बताऊं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, इनको इमॉर्टल बोला जाता है, मतलब ये अमर है ना। ये इनको जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये एक्टिव हो जाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन होता है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस और वायरस को तो यहां तक कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है। बट ये आपका बायोलॉजी का फीचर है। इस पे यूपीएससी ने 2020 के आसपास एक क्वेश्चन ही बनाया है, एमंग देम विच ऑफ द फीचर्स आर द वायरसेस एमंग देम, है ना, देम। उसमें कुछ उन्होंने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, वो सारी चीजें उन्होंने एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो यहां पर माइक्रोबियल सिम्बायोन्ट्स में मैं थोड़ा सा तंग रहूंगा, यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, ये माइक्रोबियल सिम्बियॉन्ट्स पौधों के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। इवन आपने एंट वेंट्स के ऊपर देखा था, कुछ याद आ रहा है आपको पीछे के वीडियोस में जो मैंने आपको पढ़ाया है? ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत ही मजेदार टॉपिक है इकोलॉजी, और बहुत ही बिहेवियरल टॉपिक है। इसके लिए कोई टेक्निकल चीज जानने की जरूरत नहीं, जैसे साइंस एंड टेक में तो काफी टेक्निकल चीजें भी थी, है ना। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन है, बट ये ध्यान रखना इंफॉर्मेशन कम ना हो, इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत हो, और उसकी गारंटी है काम का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा हूं। और साथ साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे, कहीं कोई क्वेश्चन गलती से छूट रहा होगा, वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, क्योंकि कोर्स पूरी तरह से नया है और आपके लिए अपडेटेड है। और यहां पर जो आगे जरूरत होगी वो एक्स्ट्रा पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं और वीडियोस जोड़ दूंगा, जहां जहां जैसे जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू डिमांड्स या अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। ये वो टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब से, जहां मेरे साथ जुड़े रहे आगे के फ्यूचर के क्लासेस के लिए। थैंक यू एवरीवन। बाकी क्लासेस आप सबको पता है कहां अवेलेबल है, पूर्वांचल इस ऐप पर जाइए, सीधा क्लास ले लीजिए। जो बच्चे और क्लासेस जो है वो आपको टैबलेट्स और आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल हैं, इसके अलावा आपको कोर्सेज कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आईफोन यूजर्स के लिए मैंने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, उस पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, और जाकर लास्ट में TVKKQ कोड को यूज कीजिए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर पे कॉल कर लीजिए, ऑफिशियल नंबर है 9911809808 और 6393641090। ये 2 नंबर हैं, इनको म्यूट करके साइलेंट करके सुन लीजिएगा धीरे धीरे, स्लो बेस में। बाकी चलिए अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नंबर मैं आपको फिर लिख देता हूं, नंबर जो है वो है आपका 6393641090 और दूसरा है दैट इज 9911809808। कोर्स को लेना मत भूलिए और इसको पढ़ना मत भूलिए। हाँ, याद रखिएगा किताब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है,
मैं आपको कोई भी पीपीटी नहीं देने वाला हूं, इसलिए क्योंकि मैं आपको बुक पढ़ाता हूं, मैं कभी भी छोटे और शॉर्टकट वाले तरीके नहीं अपनाता हूं, ठीक है। और ऐसा वे नहीं आप किताब को 10 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस कुछ आपके 1 घंटे के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ 2-2 घंटे के हैं। आप चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर बैठकर इन्वायरमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, कम से कम 4 से 5 बार। एक बंदे को, एक ही यूजर, एक ही बंदा ले सकता है, उसका आप दूसरे के साथ ओटीपी शेयर करके आपका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, ये भी आपको मैंने बता रखा है। इसलिए आपके पास ही रहेगा, अपने ही मोबाइल फोन में, अपने टैब पे, जिस पे आप इंस्टॉल करते हैं उसी पे बार बार देखते रहिए और बढ़िया तरह से इतना पढ़ डालिए कि सब्जेक्ट के एक पार्ट को गंध मच जाए। 90% चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी, 10% आपके अपने थॉट से सोच के और डेवलप कर लेंगे, और वही होता है क्रिएटिविटी। और इसी क्रिएटिविटी के बेस पर आप लोग एक दूसरे से अलग हैं मित्र। जिसको मूड थोड़ा फास्ट लगे वो इसको 0.75 पे चला लेगा, जिसको मूड थोड़ा स्लो लगे वो 1.25 पे चला लेगा, और अगर फास्ट रिवीजन करना है तो 1.5 पे चला लेना। और इस तरह से करके देख लेना पेस, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से स्पीड ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से स्पीड ज्यादा है, कुछ लोगों के हिसाब, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन पे सारे ऑप्शन है। 0.75 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, सेम स्पीड पे रहने दो, 1.5 पे देख लो। रिवीजन करना तो मैं तो कहता हूं 1.5 पे देख लो, जल्दी जल्दी दोबारा रिवीजन हो जाएगा। पर हां 3 से 4 बार जरूर सुनना। थैंक यू एवरीवन, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।